ये वीडियो चेक बाउंस के मामले में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु है। हमारे साथ हैं मिस्टर सुरेश चंद्र, सीनियर जूरिस्ट। मेरे कुछ सवाल हैं सर चेक बाउंस के मामले में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों चेक का दुरुपयोग होकर आपराधिक विवाद बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, जो दोनों ही पक्ष को मतलब परिवार वालों को भी कभी कभी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, राइट, दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन एट द मोमेंट। इस समय चेक बाउंस के मामलों में उसकी जो डिसऑनेस्टी और फ्रॉड के बिंदु आ रहे हैं, उस पर ये मामले बढ़ गए हैं। एक्चुअली इस पर हमें कुछ बैंकिंग रूल्स के संशोधन करने की आवश्यकता है जी। जैसे लोग ब्लैंक चेक दे देते हैं और उस ब्लैंक चेक में केवल दस्तखत कर दिया, उसमें ना डेट डाली ना अमाउंट डाली। ये ब्लैंक चेक तो नहीं दी जानी चाहिए। अब इस पर अगर कोई अमाउंट डाल के दिया जाता है तो एटलीस्ट वो अमाउंट उसके अकाउंट पर है या नहीं, ये चीज़ लेने वाले को उस समय पता नहीं होती है। तो कुछ अमाउंट का ऐसा होना चाहिए कि 50,000 या उसके ऊपर का अमाउंट है तो उसको पहले आप बैंक से रेकमेंड करा के लाइए और बैंक उस अकाउंट को, उस व्यक्ति के उतने अमाउंट को उसके अकाउंट में सीज कर देगा फॉर द पेमेंट ऑफ दिस चेक। और उस चेक की वैलिडिटी की जो एक अवधि होगी 30 दिन या 90 दिन या जो भी वो बताएगा, क्योंकि कई बार डेट भी आगे की डाल देते हैं ये लोग, तो उतने दिन वो बैंक वो पैसा केवल इसी चेक होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सीज रखेगा। और जब ये चेक क्लियरेंस के लिए लगाएगा चेक होल्डर तो उसके अकाउंट में वो चली जाएगी। तो गारंटी होना चाहिए, गारंटी नहीं हो पा रही है पैसे के पेमेंट की, इसलिए ये समस्या आ रही है। और ये गारंटी देने के लिए न्यायालय नहीं है, न्यायालय तो पनिशमेंट के लिए है। अगर बाउंस होगा तो पनिशमेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन शुरू में ये प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये इसमें बैंकिंग रूल्स को कुछ सुधारने की आवश्यकता है। जी, एक और समस्या देखने को मिल रही है, उधार लेते समय पोस्ट डेटेड चेक या ब्लैंक चेक देकर धन लेना क्या लॉफुल है? हाँ, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि ऋण लेने का व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। उसके लिए साहूकारी अधिनियम में, जैसे यूपी में साहूकारी अधिनियम लागू है, उसकी धारा 10 में मना है कि बिना साहूकारी लाइसेंस के आप उस पर ऋण का लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुधा फ्रेंडली लोन के रूप में लोग ले लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं और पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक दस्तखत करके दे देते हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, बैंकिंग रूल्स के तहत एकदम ब्लैंक चेक देना मना है। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली पब्लिक फॉलो नहीं कर रही, अपने स्वार्थ के कारण वो ऐसा कर दे रही है, दस्तखत किया और पैसा लिया और चलते बने। लेकिन आगे उसने जिसको वसूलना है पैसा, उसने डेट उसमें गलत लिख दी, पैसे का अमाउंट गलत लिख दिया और आपके जो सिग्नेचर थे उसका दुरुपयोग कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ब्लैंक चेक देना मना है और बिना लाइसेंस के इसे ऋण लेना भी मना है। जी, लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखकर मेरे मन में एक और सवाल है कि चेक से संबंधित मामलों को रोकने के क्या उपाय हैं? मामलों में थोड़ी कमी लाई जा सके, न्यायालय के ऊपर थोड़ा भार कम हो। हाँ जरूर, ये विषय भी बड़ा गंभीर है क्योंकि इस समय चेक बाउंस के मामलों की बाढ़ आ गई है पूरे देश में जी। और इस पर कई संशोधन भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे निर्णय आए हुए हैं ताकि हम लोग इसको इमीडिएट डिसाइड कर सकें और न्यायालय में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले केस लाने के पहले जो लेने और देने वाले हैं, चेक देने वाले को भी ऑनेस्ट होना चाहिए। आप अगर 50,000 रुपये की चेक, ये किसी से पैसा लेके चेक काट रहे हैं तो आप 50,000 उसमें लिखो ना, ब्लैंक क्यों करते हो? फिर अगर बैंक में वो है तो वहाँ से अनुमानित हो जाए या वहाँ से एक रिकमेंडेशन आ जाए बैंक की, तो वहाँ से उतने ही धन को उन्होंने उतने समय के लिए रोक लिया। तीसरा, लेने वाले को भी ईमानदार होना चाहिए कि भाई हम 50,000 की ले रहे हैं तो 50,000 लिख देना आज की तारीख में, ना हम तारीख लिख रहे हैं ना हम अमाउंट लिख रहे हैं, केवल दस्तखत करा के ले रहे हैं। तो इन समस्याओं को न्यायालय में कैसे चेक किया जाए, इस बात पर महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समाज को एकदम तो नहीं सुधारा जा सकता। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी मैन टू मैन डिफर करती है, कौन व्यक्ति किस विस्तार तक डिसऑनेस्ट है, किस विस्तार तक वो फ्रॉड कर रहा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा TLJ। एक होता है T फॉर ट्रांजैक्शन, L फॉर होता है लिमिटेशन और J फॉर जुरिस्डिक्शन। तो जब केस न्यायालय के सामने लाया जाए तो उसमें देखा जाए कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के मध्य,
वो एक विधिपूर्ण ट्रांजैक्शन होना चाहिए। संव्यवहार जो उनका लेन देन है वो विधिपूर्ण हो, और इस विधि की पूर्णता यदि नहीं है तो वो चेक प्रवर्तनीय नहीं है। 138 NI एक्ट में ही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन क्लास में। तो विधि की पूर्णता कैसे होगी? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वही नियम लागू होंगे जिनमें लिखा गया है कि विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, और उनके कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इन बिंदुओं पर अगर करार किया गया है या लेन देन किया जा रहा है तो वो शून्य है। वही चीज यहाँ भी लागू होती है। अब कोई आदमी ये कहे कि आप उसका मर्डर कर दीजिए, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, और ब्लैंक चेक दे दे, वो उसका मर्डर कर दे, इसके बाद वो चेक डिशॉनर हो जाए, तो वो केस नहीं आ सकता है, क्योंकि ये विधि विरुद्ध करार है। तो जो ट्रांजैक्शन है वो विधि सम्मत होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन पर सबसे पहले हमें, जब न्यायालय में हम मुकदमा लाते हैं, उस समय एडवोकेट्स की भी लाइबिलिटी होती है उसको समझने की, और न्यायालय की उससे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उसको स्क्रूटनाइज कर लें और वहीं पर उसको सबसाइड कर दें, समरली डिसाइड कर दें। दूसरा बिंदु है L फॉर लिमिटेशन। लिमिटेशन कई स्टेजेस पर हैं। सबसे पहला लिमिटेशन का स्टेज है कि अमूमन जो चेक्स होती हैं वो 90 दिन के अंदर प्रेजेंट हो जानी चाहिए। डेट जो उसकी इशू करने की डेट है उससे 90 दिन के अंदर। तो पहला तो लिमिटेशन वहाँ चेक किया जाना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन है कि भाई जब डिसऑनर का हमें मेमो मिला बैंक से, उस मेमो के मिलने से 30 दिन के अंदर नोटिस जारी हो गई है क्या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो भी वो वहाँ पर केस नहीं चल सकता है। उसमें जो धारा 142 में लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, वहाँ पर कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जाएगा। तो वो 30 दिन के अंदर नोटिस जारी हो गई मेमो मिलने के बाद, और नोटिस जब तामील हो गई, तामील होने का रिकॉर्ड आजकल ट्रैकिंग रिपोर्ट से आ जाता है, नेट से भी निकल आता है। वो कई बार वो वापस भी कर देते हैं उसको डाकिया से मिलके। तो उस तारीख को, जिस तारीख को परिवादी ने ये माना कि हमको इसके सूचना की जानकारी प्राप्त हुई, चाहे डाक लौटने से हुई हो, चाहे ट्रैक रिपोर्ट से ये हुई हो कि डिलीवर्ड हो गया, उस डेट से 15 दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, दावा नहीं आ सकता है। तो 15 दिन इंतजार करने के बाद फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और उस कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 30 दिन के अंदर परिवार ले आना चाहिए। इन चीजों को हम स्क्रूटनाइज करेंगे तो केसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा बिंदु है जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन में अभी जो नया अमेंडमेंट है उसमें ये आया है कि चेक को जिसने प्राप्त किया है उस व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में जिस शाखा में लगाया उसका वो अकाउंट और बैंक की शाखा किस थाना क्षेत्र में लोकेट करती है, उसी थाना क्षेत्र में वो केस लाया जा सकता है। कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट बदल जाते हैं, इसलिए जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर भी केस की स्क्रूटनी करके उनको कम किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे केसेस की संख्या कम हो सकती है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ये कंप्रोमाइज के और समरी डिस्पोजल के केसेस आ गए हैं, लॉ अमेंड हो गया है, उसको भी न्यायालय को देखना चाहिए, समझौता करा के इसको डिसाइड कराया जा सकता है। जी, इन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई होप कि ये वीडियो मददगार साबित होगा बढ़ते मुकदमों में, और हम शामिल होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू।